तो बच्चों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन, रीवैल्यू करना, दोबारा से मूल्यांकन करना। अब ये टॉपिक है क्या, इसके बारे में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, इसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, 2/3 और 1/3 के अंदर अपना प्रॉफिट और लॉस बांटते थे। सी को उन्होंने पार्टनरशिप में बुलाया कि भाई हम तेरे को 1/5 शेयर देंगे, कैपिटल होगा इससे 40,000 और टोटल गुडविल ए और बी ने अपनी गुडविल कैलकुलेट करी। जैसे मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से की या सुपर प्रॉफिट मेथड से की या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से की, कोई सा भी मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया होगा। तो ए और बी की आज की डेट में गुडविल आ गई फर्म की 1 लाख। ध्यान रखना अभी सी आया नहीं है बिजनेस में, तो ए और बी ने अपनी गुडविल कैलकुलेट करी, गुडविल आ गई 1 लाख रुपए, उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं, तो उससे कितने रुपए मंगवाएंगे फिर 20,000। तो सी को उन्होंने 1/5 हिस्सा दिया, कैपिटल के वो अपनी इच्छा से लेकर के आया 40,000 रुपए, प्रीमियम के लेकर के आया वो 20,000, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। टोटल फर्म की गुडविल अगर 1 लाख है तो उसे 20,000 रुपए लाने ही पड़ेंगे। 40,000 रुपए कैपिटल के लिए आया, प्रीमियम के लिए आया 20,000 रुपए। इसमें मैंने आपको 3 तरह के केस बताए थे। अगर वो प्रीमियम का पैसा सारा का सारा लाए तब, बिल्कुल भी ना लाए तब, और थोड़ा लाए थोड़ा ना लाए, तो तीनों की मैंने आपको जनरल एंट्री करवा रखी है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने किया हो। तो टोटल गुडविल है 1 लाख, उसमें उससे मंगवा लिया 20,000 रुपए और वो ले आया। अब हुआ क्या कि जब सी बिजनेस में एंट्री करता है तो ए और बी की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट किसकी है, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट है, तो ए और बी में क्या बता रहे हैं कि आज की डेट में हमारे पास कैश है 10,000 रुपए। कैश तो गिन करके पता चली जाएगा कितना है। अगर वो 10,000 रुपए है तो 10,000 होना ही चाहिए, नहीं होगा तो खैर झूठ नहीं बोल सकते इस मामले में, क्योंकि सामने गिन करके पता चल जाता है। फर्नीचर, उन्होंने बताया कि आज की डेट में जो उनके पास फर्नीचर है वो 80,000 रुपए का है। ये कौन बता रहे हैं, ए और बी बता रहे हैं अपनी पोजीशन, अपनी फर्म की आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटी है। कैपिटल ए और बी भी बता रहे हैं कि हमारी कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 50,000 है। उसके अलावा हमें बाहर के लोगों को 25,000 रुपए दे रहे हैं, बिल पेबल का भी 25,000 रुपए दे रहे हैं। जो हमने सप्लायर से माल खरीद रखा है उधार, उनका 25,000 रुपए दे रहे हैं, बिल पेबल का भी 25,000 दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एसेट्स हैं, कैश 10,000 रुपए नजर आ रहा है, फर्नीचर 80,000 रुपए का वो बता रहे हैं, डेटर्स बता रहे हैं 90,000 के, मशीनरी बता रहे हैं 1 लाख की, और पेटेंट कहते हैं एक तरह से जैसे कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट टाइप ही समझ लीजिए आप, तो जिसमें अधिकार मिल जाते हैं। तो सरकार से उन्होंने अपना पेटेंट करवा रखा है किसी मशीनरी वगैरह का, जिसकी वैल्यू है आज की डेट में 20,000 रुपए की। वो ये बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उनकी वैल्यू है इतनी, लेकिन ए और बी ने अपनी बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ये बताई है। लेकिन क्या वास्तव में इतनी पोजीशन है? चलिए कैश की बात करते हैं। कैश उन्होंने बताया 10,000 रुपए का, तो 10,000 का हो सकता हो, वो गिन लिया जाएगा। लेकिन जो उन्होंने फर्नीचर बताया 80,000 रुपए का, क्या वास्तव में 80,000 रुपए का फर्नीचर है? हो सकता है कि आज भी वो उसको बुक वैल्यू पर ही दिखा रहे हो, जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर हो सकता है कम हो गई, या हो सकता है बढ़ गई हो, या हो सकता है उतनी ही हो। इसी तरह से डेटर्स उन्होंने बताया 90,000 रुपए के, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में जो उन्होंने पैसा उधार दे रखा है या उधार सामान दे रखा है, हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका पैसा ड्रॉ करके भाग भी चुके हो, या पैसे मिलने के कई लोगों से चांसेस ही ना। तो डेटर जितने 90,000 रुपए दिखा रखे हो सकता है पूरे के पूरे पैसे मिलने के चांस हो ही ना। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने माल इतने का नहीं बेचा होगा, माल तो बेचा होगा, लेकिन आज की डेट में डेटर से कितने रुपए मिलने की वास्तविक तौर पर उम्मीद है, इस बात का आइडिया तो उन्होंने यहाँ नहीं दे रखा। तो मशीनरी उन्होंने बता रखी है 1 लाख रुपए, हो सकता है मशीनरी की आज की वैल्यू कम हो या बराबर हो या इससे ज्यादा हो। तो होता क्या है कि सी जब आएगा तो सी अपने आने के टाइम पर बिल्कुल प्योर बैलेंस शीट चाहता है, प्योर शुद्ध रूप में बैलेंस शीट चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक प्रोविजन दे रखा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के आने के टाइम पर जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज हैं सबको आज की डेट में, यानी कि सी के आने के टाइम पर दोबारा से सबका मूल्यांकन किया जाए। यहाँ तक कि कैश को भी गिना जाएगा, यहाँ तक कि फर्नीचर की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ तक कि पेटेंट को भी देखा जाएगा, यहाँ तक कि मशीनरी को भी देखा जाएगा।
यहाँ तक कि क्रेडिटर, बिल पेबल सबको चेक किया जाए। अब हो सकता है कुछ एसेट्स आज की डेट में बढ़ी भी नजर आए, कुछ एसेट्स हो सकता है उतनी की उतनी रहे, और कुछ एसेट्स हो सकता है गिर जाए। जैसे मान लीजिए डेटर की वैल्यू उन्होंने बताया कि 90,000, लेकिन आज की डेट में 20,000 रुपए के डेटर तो पूरी तरह से बैड हो चुके हैं, पैसा लेकर के भाग चुके हैं। तो आज की डेट में डेटर की वैल्यू कितनी रह गई है? केवल और केवल 70,000। तो ये थी बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट इन्होंने बना करके दी। ए और बी की अपनी बुक वैल्यू बता रहे हैं कि इतनी इतनी हमारे पास एसेट्स है, इतनी इतनी लायबिलिटी है, लेकिन सी के आने के टाइम पर इन सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू किया जाएगा, जिन्हें बोलते हैं रीवैल्यू, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जितनी भी एसेट्स है सबका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, जितनी भी लायबिलिटीज है सबका रिवैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन तो एक बार हो चुका है, अब इन्हें रीवैल्यू किया जाएगा, दोबारा से इनकी वैल्यू को देखा जाएगा कि वास्तव में इतनी वैल्यू है भी या नहीं। तो इसके लिए मार्केट रीवैल्यूअर की अपॉइंटमेंट की जाती है फॉर द शॉर्ट टाइम। मार्केट रीवैल्यूअर क्या करेगा? सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को जाकर के चेक करेगा कि इतनी वैल्यू है या नहीं। अब किया तो जाएगा, ये बात तो समझ आई, लेकिन इसका करने से फायदा क्या होगा? फायदा है अगर इन एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से ओवरऑल कोई नुकसान या फायदा होता है, ओवरऑल कोई नुकसान या फायदा होता है। ओवरऑल नुकसान या फायदा कैसे पता चलेगा? फर्नीचर आज की डेट इन्होंने बताया ए और बी ने कि 80,000, इनके पास जो फर्नीचर है वो है 80,000, लेकिन आज की डेट में फर्नीचर की वैल्यू मान लीजिए 60,000 रुपये, तो 20,000 रुपये कम होगी वैल्यू, तो 20,000 का नुकसान हो गया ना भाई। ये तो बता रहे हैं 80,000, लेकिन ए और बी को जो फर्नीचर की वैल्यू उन्होंने बताई है उसमें 20,000 का नुकसान हो गया। तो ये 20,000 का नुकसान सी क्यों भरे? अगर सी बिना कुछ देखे तुरंत इस बार पार्टनरशिप में आ जाएगा, इस बिजनेस में आ जाएगा, तो फर्नीचर की कम वैल्यू से उसका सामना होगा, कम वैल्यू में उसका बिजनेस चलाना पड़ेगा, तो वो बिना मतलब के नुकसान का भागीदार क्यों बने? क्योंकि पार्टनर तो वो भी हो जाएगा ना उससे। तो वो कहता है कि जितना नुकसान है तो भी और जितना फायदा है तो भी आज की डेट में मुझे बिल्कुल प्योर बना के दे दो आप बैलेंस शीट को। बिल्कुल प्योर कैसे? फर्नीचर की वैल्यू जो 80,000 रुपये दिखा रखी है, इसे घटा करके 60,000 रुपये दिया, डेटर से 90,000 रुपये के आज की डेट में रह गए 70,000 के मान लीजिए, तो ये 20,000 का जो यहाँ नुकसान हुआ, 20,000 का जो यहाँ नुकसान हुआ, इन दोनों को कम करके दिखाओ। इसे दिखाओ 60,000 पर, इसे दिखाओ 70,000 पर, और इन दोनों की वजह से जो 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है उसे आप दोनों आपस में बांटो, उसे आप दोनों आपस में बांटो। तो जब 20,000 यहाँ से कम होगा, 20,000 यहाँ से कम होगा, तो इनकी कैपिटल भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, मैं दोबारा से आपको शॉर्ट बताता हूँ कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, तो बिजनेस के एंट्री करने के टाइम पर, यानी कि उस नए पार्टनर के एंट्री करने के टाइम पर एक अकाउंट बनाया जाएगा। उस अकाउंट में ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा, और उसमें जितने भी फायदे हो रहे हैं उनको लिखा जाएगा, और जितने भी नुकसान हो रहे हैं उनको लिखा जाएगा। नुकसान की मैंने आपको बता दी कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो ये ए और बी का नुकसान है, उसे दिखाया जाएगा। फायदा कैसे? जैसे मान लीजिए कि मशीनरी की वैल्यू 1 लाख, और आज की डेट में मशीनरी जो इनके पास ए और बी के पास रखी हुई थी, उसके पार्ट्स ही मतलब बहुत पुराने हैं लेकिन बढ़िया पार्ट है, और उससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू और होगी 1,25,000। तो 1.25 लाख रुपए थी, मतलब 1 लाख थी, 1.25 लाख की आज की डेट में वैल्यू हो गई, तो 25,000 का फायदा हो गया। ये 25,000 किसका है? ए और बी का। तो जिस तरह से यहाँ दोनों पे नुकसान हुआ है, इस तरह से इसमें फायदा हुआ है। एक फायदे की बात और देखिए, क्रेडिटर्स जो 25,000 के क्रेडिटर थे, इनसे हमें डिस्काउंट मिल गया 5,000 का, इसकी पेमेंट ही नहीं करनी। क्रेडिटर जिनसे हमने सामान खरीदा था, मतलब ए और बी ने 25,000 रुपए का सामान खरीद रखा है, पेमेंट करनी है, लेकिन उसमें पेमेंट 5,000 रुपए आज की डेट में कम करनी है। मैंने भी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जितनी भी एसेट्स हैं सबको रिवैल्यू किया जाता है, जितनी भी लायबिलिटी है उन सबको रिवैल्यू किया जाता है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी सबका रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो जितनी भी मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसमें यह देखा जाता है कि किसका फायदा है, किसका नुकसान। तो अगर क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है तो ये ए और बी के लिए फायदा है, अगर क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ रही है तो ए और बी के लिए ये नुकसान है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये नुकसान है ए और बी के लिए, और अगर एसेट्स की वैल्यू बाई चांस बढ़ रही है, जैसे आपको मशीनरी का बताया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये फायदा है। तो एसेट्स का घटना या फिर लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट्स अगर कम हो जाए या फिर लायबिलिटी बढ़ जाए, ये ए और बी के लिए नुकसान है। दूसरे शब्दों में, अगर लायबिलिटी कम हो जाए या फिर एसेट्स बढ़ जाए, एसेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, तो ये ए और बी के लिए फायदा
तो फायदे में से नुकसान को घटा करके जो फाइनल वैल्यू बचती है, अगर फायदा ज्यादा है तो ए और बी इस फायदे को आपस में बांटेंगे, इसमें सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सी के आने से पहले किया जाएगा काम या सी के आने के टाइम पर किया जाएगा काम। तो अगर ओवरऑल फायदा हो गए तो ए और बी आपस में अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे इस रेशो में, और अगर नुकसान हो रहा है तो भी अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे। तो इसके लिए ऐसी ओरली काम नहीं किया जाता, इसके लिए प्रॉपर एक अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लाइक पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है ये, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। डेबिट साइड आपको पता है सारे के सारे लॉसेस की होती है, और क्रेडिट साइड आपको पता है सारे के सारे प्रॉफिट्स की होती है, प्रॉफिट्स ऑफ रिवेन्यू। तो इस साइड जितने भी नुकसान है सारे के सारे लिख दिए जाएंगे, इस साइड जितने भी फायदे हैं वो लिख दिए जाएंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया यहाँ पर, तो ए और बी 2:1 में अपना प्रॉफिट बांटते थे। नए पार्टनर को उन्होंने बुलाया, पुरानी बैलेंस शीट ये है और बैलेंस शीट में जो आइटम्स लिखी हैं सबका रिवैल्यूएशन किया गया, लेकिन कुछ एसेट्स और लायबिलिटी तो एज इट इज उतनी की उतनी रही, जितना है उतना ही उनकी आज की वैल्यू है, मतलब जितना इधर लिखा है उतनी ही आज की वैल्यू है, लेकिन जिनमें बदलाव आया है उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। वैल्यू ऑफ एसेट्स नाउ, आज की डेट में अब सबकी एसेट्स की वैल्यू कितनी है? जैसे फर्नीचर था 80,000 रुपए का, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू रह गई 60,000। था वो 80 का, आज की डेट में रह गई 60, तो एसेट्स की वैल्यू गिर गई, नुकसान हो गया। एसेट्स अगर गिर जाएगी, फर्नीचर की वैल्यू गिर जाएगी तो ये नुकसान है, तो कहां दिखा देंगे हम? डेबिट साइड। तो टू फर्नीचर 20,000। इसी तरह से डेटर्स से पहले 90,000 रुपए थे, लेकिन आज की डेट में डेटर की वैल्यू 1 लाख। अब ये हम अपना दिमाग मत लगाइए कि इससे डेटर की वैल्यू बढ़ कैसे गई, कम कैसे गई। हो सकता है हमारे को लिखना भूल गया, हम बिल जो थे मतलब ए और बी उन्होंने दिखाया था 90,000, लेकिन एक बिल की एंट्री करना ही भूल गए तो 10,000 वाले बिल की। हमें इस बात से मतलब नहीं है। तो डेटर थे 90 के, जो उन्होंने बैलेंस शीट दिखाई थी सी के सामने, लेकिन आज की डेट में डेटर की वैल्यू 1 लाख, यानी कि 10,000 और मिलेंगे, तो ये फायदा है। इस साइड आ जाएगा बाय डेटर्स 10, डेटर्स की वजह से 10,000 का फायदा हो गया, इधर लिख दिया। फर्नीचर की वजह से 30,000 का नुकसान हो गया, उधर लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं मशीनरी, MACH डॉट मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, लेकिन आज की डेट में वैल्यू कितनी है? 95,000, तो 5,000 रुपए कम वैल्यू शो कर रही है, तो ये हमारा नुकसान है। तो यहां जाएगा टू मशीनरी 5,000। इसी तरह से पेटेंट थे 20,000 रुपए के। ए और बी ने अपना पेटेंट करवा रखा था किसी मशीनरी वगैरह का, अपनी कोई भी अधिकारों का, तो 20,000 रुपए, और आप मान के चलो ये एसेट है। पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, ये सारी की सारी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो एक सॉफ्टवेयर टाइप है। तो पेटेंट का उन्होंने करवा रखा था एसेट्स का 20,000 रुपए का, लेकिन आज की डेट में क्या है? पेटेंट तो है ही नहीं उनके पास कुछ, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो 20,000 उन्होंने अपनी एसेट दिखा रखी थी, लेकिन आज की डेट में वो एसेट 0 है, तो ये भी 20,000 रुपए का नुकसान है। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, नुकसान, एसेट्स गिर गया, नुकसान। तो टू पेटेंट 20,000। क्रेडिटर्स थे 25,000 रुपए के। ए और बी की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 25,000 रुपए के, लेकिन आज की डेट में क्रेडिटर कितने के बता रहे हैं? वो 35,000। क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई, तो ये भी एक प्रकार से नुकसान है। तो टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की वैल्यू कम भी हो सकती है, बराबर भी रह सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू 10,000 रुपए ज्यादा होगी। जितनी भी एसेट्स है बिल पेबल का भी रिवैल्यूएशन किया गया होगा, ये आप लोग समझिए कि रिवैल्यूएशन इनका नहीं हुआ, बिल पेबल का भी रिवैल्यूएशन किया गया होगा, लेकिन बिल पेबल में कोई भी चेंज नहीं पाया गया, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखा।
ए और बी ने अपनी बैलेंस शीट में शो किया है कि 25,000 उनके पास बिल पेबल है, उनका भुगतान उन्हें करना है 25,000 रुपए का। तो जब वास्तविक रूप में उसका पता किया गया तो भुगतान कितने का करना था? 25 का ही, ना कमी हुई ना बढ़ी। अगर कमी होती तो फायदा हो जाता और अगर बढ़ जाता तो नुकसान होता। यहाँ नहीं। इसी तरह कैश को भी रिवैल्यू किया गया होगा, मतलब कैश को भी चेक किया गया होगा। अगर कैश में भी कोई कमी पा जाती तो नुकसान होता, अगर कैश में कोई बढ़ोतरी होती तो वो फायदा होता। मतलब सबका एसेट्स और लायबिलिटी जितने भी बचे हैं उनका भी रिवैल्यूएशन किया गया है, लेकिन उनमें कोई फेरबदल नहीं था, इसलिए उसे यहाँ पर नहीं लिखा। तो हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया, जिनमें चेंजेस थे उनको यहाँ पर लिख दिया। अगर फायदा हो रहा है तो इधर लिखा, नुकसान हो रहा है तो इधर लिखा। फायदा हो रहा है तो इधर, नुकसान हो रहा है तो इधर। अब क्या करेंगे? इन सब को मतलब जैसे नॉर्मल आप बैलेंसिंग करते वैसे ही करो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20 और 20 40 50 55 है। यही टोटल यहाँ लिख दिया जाएगा क्योंकि बड़ा टोटल है। बैलेंसिंग आ गई इधर 45,000 रुपए की, 45,000 रुपये बच गया। अब आप ये देख सकते हो कि डेबिट साइड अगर बड़ी होती है तो एक प्रकार से नुकसान ही है, क्योंकि ए और बी अपने लिए बना रही है और उनके पास 55,000 के नुकसान हो गए, 10,000 का फायदा हो गया। तो ओवरऑल उन्हें नुकसान उठाना पड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से, और वो नुकसान है 45,000 रुपए का। और इस नुकसान को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इस नुकसान को बांट दिया जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी, यानी कि ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में बांट दिया जाएगा इस 45,000 के नुकसान को। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो। क्योंकि नए पार्टनर से इसका कोई भी मतलब नहीं है। नए पार्टनर से केवल इतना मतलब है कि जब नया पार्टनर आएगा तो उस टाइम पर आप भैया ये सब कुछ ठीक ठाक करके दो। समझे बात? मतलब पुराने मकान को नया मकान बना करके दो एक तरह से। ये जो पुरानी बैलेंस शीट है इसको ठीक ठाक करके सही पोजीशन में, यानी कि ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, बिल्कुल सही पोजीशन में आज के डेट में जो होना चाहिए वो लिख कर दें। तो 45,000 रुपये का नुकसान आया, इसको ए और बी आपस में बांट लेंगे पुराने रेशो में। तो 45,000 इंटू 2/3 30,000 रुपये इसको उठाना पड़ेगा नुकसान, और 15,000 रुपये इसको। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे सारे लॉसेस और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स एंड रिवेन्यूज, यानी कि प्रॉफिट्स। ए और बी का जितना भी फायदा हो रहा है इस तरह, ए और बी को जितना नुकसान हो रहा है वो इस तरह। बाकी अगर इस साइड बचता है तो वो लॉस होगा, और अगर बाई चांस इस साइड बचता है तो वो प्रॉफिट होगा। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज भी आपको आनी चाहिए। इसमें बेसिकली 3 जर्नल एंट्री होती है। जो ये प्रॉफिट या लॉस हुआ है इसको अलग कर दो, प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी एक एंट्री अलग होती है। बाकी डेबिट साइड में चेक कीजिए, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट और क्रेडिटर, ये 4 चीजें आ रही हैं। ये 4 चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है इन चारों की वजह से? डेबिट हो रहा है। आपने 11th क्लास में जो सीखा था, जर्नल के आधार पर लेजर अकाउंट बनाओ, जर्नल से लेजर बनाओ। अब आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि लेजर से जर्नल कैसे बनेगा। ये लेजर अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल मतलब जिसमें एक्सपेंस और इनकम लिखी जाए, एक्सपेंस, लॉसेस और इनकम, प्रॉफिट लिखे जाए, उस अकाउंट को हम नॉमिनल लेजर अकाउंट बोलते हैं। तो नॉमिनल लेजर अकाउंट से जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाई जाती है उसको समझेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या है उसको देखो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू पेटेंट, टू क्रेडिटर, एक जर्नल एंट्री होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितनी भी चीजें हैं, तो पहली एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू पेटेंट, टू क्रेडिटर्स। मतलब रिवैल्यूएशन इन चारों की वजह से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो देखो मैंने डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर डेबिट कर दिया। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? 55,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट अकेला इन चारों की वजह से डेबिट हो रहा है, तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पर डेबिट कर दिया 55,000 से। फर्नीचर की वजह से कितने रुपए से हो रहा है? 20,000। मशीनरी की वजह से हो रहा है
5,000 पेटेंट की वजह से, 20,000 और क्रेडिट की वजह से 10,000। तो ये थी पहली जगह रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, जितना भी यहां पर लिखा हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ करके डेबिट साइड में भी कुछ एंट्री होंगी, क्रेडिट साइड में भी कुछ एंट्री होंगी। तो पहले मैंने डेबिट साइड कंप्लीट किया है। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, जो जो यहां लिखा उसको टू टू लिखते हुए डेबिट साइड में लिखते चलिए। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ये। अब यहां देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, डेटर्स की वजह से। तो हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी सेकंड जगह एंट्री हो जाएगी हमारी रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड में आ रहा है। देखिए रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में, मतलब रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, तो पहले से टू रिवॉल्यूशन लिख दिए, मतलब रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड में, तो रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर दो 10,000 प्लस। और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है ये? डेटर्स की वजह से, डेटर्स अकाउंट। ये इस मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट इसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, तो मैंने रिवॉल्यूशन को पहले से उठा करके क्रेडिट साइड में लिख दिया टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और किसकी वजह से हो रहा था? डेटर्स की वजह से, तो टू रिवॉल्यूशन और डेटर्स को कर दिया डेबिट, यानी कि एंट्री बन गई डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, मतलब डेबिट अगर यहां पर कुछ और भी होता तो हम कर देते, जैसे मान लीजिए इस साइड होता बिल्स पेबल, इस साइड एक चीज और होती मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। मतलब क्रेडिट साइड में अगर है तो रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करो, और अगर डेबिट साइड में है तो रिवॉल्यूशन को डेबिट करो, और उसके अपोजिट में जो नाम बचेगा वो होगा। थर्ड और लास्ट एंट्री जो होती है, मतलब रिवॉल्यूशन में मैक्सिमम 3 ही एंट्री होगी, एक डेबिट साइड की और एक क्रेडिट साइड की, और तीसरी इस साइड बचा है तो या तो प्रॉफिट की, इस साइड बचा है तो लॉस की। तो जैसे हमारे इस केस में लॉस आया है, तो देख सकते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इन दोनों की वजह से, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इन दोनों की वजह से। तो पहले से लिख दो ये टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितने रुपए है? 45,000। तो 45,000 रुपए से रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 45,000 रुपए से रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए क्रेडिट हो रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो टू रिवॉल्यूशन में पहले लिख दिया 45,000, किसकी वजह से हो रहा है? ए और बी की वजह से, ये डेबिट, बी डेबिट, ये डेबिट 30,000 और बी डेबिट 5,000। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बाद में भी यूज होगा। ये जो भी रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसको हमें बाद में भी यूज करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। डेबिट साइड में सारे लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम्स, अगर कोई फायदा हो रहा है तो, और अगर इस साइड बच रहा है तो लॉस, इस साइड बच रहा है तो प्रॉफिट। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपको और करवानी है, इस चीज को समझ लीजिए। इसी टॉपिक से आगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। अब हम करेंगे इसके बाद वाली क्लासेस में बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन मतलब जो फुल फ्लैश क्वेश्चन, जो 8 नंबर लायक क्वेश्चन है, तो उनके स्टेप्स आप समझ लीजिए। स्टेप्स फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करोगे? वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 से क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। ये स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में मैंने आपको निकालना सिखाया था कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी कैसे निकालते हो, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले जो भी आप बड़ा क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे मेरे साथ, या अपने आप भी करोगे, उसमें सबसे पहले क्या निकालोगे? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट किस चीज का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। दूसरा स्टेप आप बनाओगे रिवॉल्यूशन नोट। रिवॉल्यूशन नोट जो भी मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस आ रहा होगा उसको आप कैलकुलेट करोगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के माध्यम से। उसके बाद आप करोगे जर्नल एंट्री। जर्नल
एंट्रीज। अब जनरल एंट्री में समझिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आप करोगे रिवॉल्यूशन की जनरल एंट्री, इसकी 3 एंट्री होंगी मैक्सिमम, हो सकता है एक ही आए, हो सकता है 2 ही हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एंट्री हो जाए। तो जनरल एंट्री में शुरुआती 2 टॉपिक में आपको समझा चुका हूं क्या क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये भी आपको पता है। जनरल एंट्री में सबसे पहले रिवॉल्यूशन की 3 एंट्री करोगे, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसकी 2 एंट्री होती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्या, पार्टनर कैश लेकर के आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, उसके बाद आप उस प्रीमियम को बांट दोगे पुराने पार्टनर्स में या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, पार्टनर अगर पैसे लेके आ रहा तो, और नहीं लेके आ रहा तो कैपिटल को डेबिट करके तब बांट दोगे। यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको 2 एंट्री बताई थी, उन दोनों एंट्री को करना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन की 3 एंट्री करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री करोगे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ स्पेशल एंट्री बताई थी, स्पेशल एंट्री 4 या 5 जितनी भी है मैक्सिमम उनको करोगे। एक मैंने आपको बताई थी पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ हो, मतलब जनरल रिजर्व। एक मैंने आपको बताई थी अगर कोई पुराने पार्टनर अपना प्रीमियम का पैसा घर वापसी लेकर के जा रहे हो तो, यानी कि पहली एंट्री होगी अगर पार्टनर अपने प्रीमियम के पैसे को थोड़ा या 40% या 50% अपने घर वापसी लेकर के जा रहे हैं, वो वाली एंट्री। एक बताया पुराना प्रॉफिट जनरल रिजर्व पड़ा हुआ हो, एक बताया मैंने आपको अगर कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ हो, एक मैंने आपको बताई अगर कोई पुरानी गुडविल पड़ी हुई हो उसको, और एक बार अगर कोई और एक्सेप्शनल एंट्री हो तो उसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे तो एंट्री बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको 4 या 5 एंट्री, जैसे कोई पुराना लॉस हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, अगर कोई वो पड़ा हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अगली क्लासेस में मैं बता दूंगा। तो अगर पार्टनर अपने प्रीमियम के पैसे को लेकर के जा रहे हैं, कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है, कोई पुरानी गुडविल है, कोई पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई स्पेशल अगर कुछ एंट्री बता रखी है तो आप इन एंट्रीज को कंप्लीट करोगे। सबसे पहले वर्किंग नोट, फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट, फिर जनरल एंट्री, फोर्थ स्टेप कैपिटल अकाउंट। 4 A B एंड C, मतलब पुराने पार्टनर का तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ में C का भी कैपिटल अकाउंट तो बनेगा। मैंने कैपिटल अकाउंट आपको लास्ट क्लास में बनाना सिखाया था, सेम वही है, बस इसमें एंट्री ये वाली एंट्री मैंने आपको बता दी थी, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की और स्पेशल एंट्री मिला करके मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। रिवॉल्यूशन की भी एक एंट्री अगर होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, वैसे तो 3 एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर का नाम तो खाली एक ही ना आएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री और स्पेशल एंट्री जो 4-5 आपको बताई थी उन सबके बिहाफ पर। लेकिन अगर उसमें रिवॉल्यूशन की एंट्री भी जोड़ दी जाए तो रिवॉल्यूशन की एंट्री तो केवल एक ही होगी ना, जिसमें पार्टनर का नाम आ रहा होगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आने वाली एंट्री तो केवल एक ही होगी, या तो लॉस की या फिर प्रॉफिट की। तो आप कैपिटल अकाउंट तीनों को मिला करके बनाना है और रिवॉल्यूशन की एंट्री भी उसमें जोड़ देना। तो वर्किंग नोट बनेगा, उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट, उसके बाद जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के तुरंत बाद कैपिटल अकाउंट। 5वां स्टेप होगा आपका कैश अकाउंट, और छठा अकाउंट होगा या छठी स्टेटमेंट होगी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस आफ्टर सीज एडमिशन। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का जैसे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है 10,000 रुपए, इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है कुछ पैसे लेकर के आ रहा होगा उसको जोड़ दीजिए, अगर किसी की पेमेंट जा रही है तो उसको पेमेंट कर दीजिए। मतलब जैसे नॉर्मल कैश अकाउंट होता है, सिंगल एंट्री कैश अकाउंट, आपने एनपीओ में भी सीखा था कैश अकाउंट बनाना, रिसीप्ट एंड पेमेंट जैसे बनाते हैं। तो सिंपल कैश अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर आने वाली चीजों को डेबिट साइड, जाने वाली चीजों को क्रेडिट साइड, मतलब इनफ्लो डेबिट साइड में आएगा, आउटफ्लो क्रेडिट साइड में आएगा। तो सब कुछ करने के बाद कैश का बैलेंस आ जाएगा, और लास्ट में आप बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस शीट में जिस जिन चीजों में जो जो चेंज हुआ है, जैसे कैश का बैलेंस जो चेंज हो गया वो लिख दीजिए, फर्नीचर जो अब की डेट में नया बैलेंस है वो लिखिए, डेटर का नया बैलेंस लिखिए, मशीनरी का नया बैलेंस लिखिए, पेटेंट का नया बैलेंस लिखिए, क्रेडिटर का नया बैलेंस, और कैपिटल जो अब ए और बी की नहीं आएगी, नए पार्टनर की जो कैपिटल है ए बी सी तीनों की जो नई कैपिटल है उसको लिखिए, बिल पेबल का नया बैलेंस लिखिए। और ऐसा करने के बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस
इक्वल आई, नहीं आई तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, आप उस क्वेश्चन को दोबारा चेक करोगे। वैसे जनरली अगर आप इन स्टेप्स के माध्यम से चलते हो, इन 6 स्टेप्स के माध्यम से चलते हो, तो आपकी बैलेंस शीट का लास्ट में आंसर टैली होगा ही होगा। तो ये था आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट प्लस स्टेप्स